प्रकृति के बारे में बात करते हुए कई बार ऐसा लगता है जैसे हम नदी, पहाड़, जंगल, मिट्टी को ही प्रकृति मानते हैं, जबकि प्रकृति का एक अर्थ आत्म प्रकृति भी है। और अभी मनुष्य के अंगों को लेकर बात हो रही थी, सवाल पूछा गया था। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य प्रकृति का अविभाज्य अंग है। और जब मनुष्य प्रकृति से अलग होगा, जैसे शरीर का अगर कोई अंग अलग हो जाए तो शरीर खत्म हो जाएगा, वो शरीर नहीं रहेगा। आज उसी तरह मनुष्य भी प्रकृति का अविभाज्य अंग है। और मनुष्य और प्रकृति का यह जो लाखों वर्ष पुराना संबंध है, उस संबंध को अगर हम देखें तो मनुष्य प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के संसर्ग में ही सीख पाया है, देख पाया है और जान पाया है। प्रकृति के बगैर मनुष्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप देखें कि मनुष्य ने प्रकृति के संसर्ग में ही अपनी सारी उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो भाषा हो, प्रेम हो, सामाजिकता हो, ज्ञान, विज्ञान, जो कुछ भी है वो मनुष्य ने प्रकृति से सीखा है। प्रकृति से अलग होकर मनुष्य की कोई चेतना, कोई ज्ञान, किसी तरह की चीज की बात नहीं की जा सकती। और ऐसे में मनुष्य के सामने अगर प्रकृति से एक बिलगाव होगा तो मनुष्य और मनुष्यता के ऊपर एक गहरे संकट की बात सोची जा सकती है। आप देखेंगे कि मनुष्य ने सबसे पहले अपने आप को प्रकृति से अलग करने की कोशिश तब हुई जब मनुष्य ने धीरे धीरे अपने हाथों को स्वतंत्र किया। लेकिन ये प्रकृति के साथ अलगाव नहीं था, ये वास्तव में प्रकृति के साथ एक नए संबंध, एक नए तरह के द्वंद्व की स्थापना थी। और मनुष्य ने जब अपने दोनों हाथों को स्वतंत्र किया तो उन दोनों हाथों के द्वारा वो श्रम कर सकता था और यहाँ से वो एक फल तोड़ सकता था और उस फल को एक की जगह दो फल तोड़ सकता था और एक फल वह खुद खाएगा और एक दूसरा अपने किसी साथी को देगा। और यहाँ से एक संवाद, एक तरह की संवेदना मनुष्य के भीतर निर्मित होने लगी। और यही वह बिंदु है जहां उसे एक दूसरे को कुछ कहने, एक दूसरे से कुछ सुनने, एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करने की जरूरत महसूस हुई। मुझे लगता है कि ये जो मनुष्य का यह एक क्रांतिकारी क्षण था और यही मनुष्य को प्रकृति के तमाम दूसरे पशुओं से, दूसरे जंतुओं से अलग करता है। और यहाँ पर जब मनुष्य ने अपने दोनों हाथों को स्वतंत्र किया तो उसके बाद वह दूसरे तरह के संबंधों को निर्मित करने लगा। और यहाँ उसने एक साथी की पहचान की, फिर धीरे धीरे एक समुदाय बना और फिर एक दूसरे को कुछ कहने के लिए तमाम तरह की अभिव्यक्तियों की कोशिशें शुरू हुई। तो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में यह एक क्रांतिकारी उछाल था। और आप देखेंगे कि यहीं से, और इसीलिए मुझे कई बार लगता है कि यह एक उलटबासी हो सकती है, लेकिन शायद कविता की शुरुआत भाषा से भी पहले हुई होगी। जब मनुष्य ने दूसरे को फल दिया होगा या कुछ, और ये हमारे माइथोलॉजी में जगह जगह इस तरह की चीजें मौजूद हैं। जब मनुष्य ने पहली बार अपने किसी साथी को फल दिया होगा तो जो एक अनकहा सा धन्यवाद व्यक्त किया गया होगा वह शायद पहली कविता होगी और वो एक शब्दहीन कविता रही होगी। और यहाँ से मनुष्य, प्रकृति और कविता के विषय में हम बात आरंभ कर सकते हैं। यहाँ से मनुष्य, प्रकृति और कविता का एक नया प्रस्थान आरंभ होता है। यहाँ से मनुष्य, प्रकृति और कविता की एक नई दुनिया निर्मित होती है और इस नई दुनिया के एक अनिवार्य नागरिक के रूप में मनुष्य ने अपने पुराने समय से अपने नए समय को अलगाया। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि हम सब इतिहास और अतीत को देखते हुए लगातार क्रमिकताओं की बात करते हैं, लेकिन हम क्रमभंग की बात नहीं करते। और यह जो क्रांतिकारी कदम था, यह जो क्रांतिकारी उपलब्धि, क्रांतिकारी कदम के बाद की जो उपलब्धि थी, इसने मनुष्य को अपने अतीत से अलग कर दिया। वो अतीत का हिस्सा होते हुए भी वहां से उसने एक नई शुरुआत की और यह एक नया क्रमभंग था। और यह हजारों साल, और धीरे धीरे फिर अब मैं उस नृतत्व शास्त्र के विषय में नहीं जाऊंगा कि धीरे धीरे कैसे मनुष्य खेती करता हुआ और पशुपालन, फिर खेती और तमाम तरह की उपलब्धियां, फिर सभ्यता का विकास होता गया। और ये जो यात्रा थी, ये कोई एक या दो दिन या 1000-2000 सालों में नहीं हुई, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया के, और इसी प्रक्रिया में मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र आदि का निर्माण हुआ। और इसमें कई, इस रास्ते में ये कोई सपाट रास्ता नहीं रहा होगा।
इसमें कई मोड़ आए होंगे, कई दोराहे चौराहे आए होंगे, और कई बार ऐसा भी लगा होगा कि हम पीछे आ रहे हैं और फिर हम उससे भी आगे आए होंगे। जब मार्क्स जब ये कहते हैं कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें एक सपाट हम सीधे वर्ग संघर्ष, बहुत सारा ऐसा दौर भी रहा होगा जिसमें वर्ग संघर्ष नहीं हुआ होगा, और ऐसे दौर इतिहास में हम उनकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारा दौर हुआ होगा। ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो इतिहास से संघर्ष के बाद खत्म हो गई, नष्ट हो गई, और इसका के प्रमाण है।